तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सप्ना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं संगम एक्सप्रेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में पहली बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा है कि गणतंत्र दिवस पर साहसी परेड दिखी। कई लोगों ने मुझसे अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। जैसलमेर में आपको बता दें कि पुलकित में मुझे लिखा था कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। पीएम ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की एक बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय और आदिवासी समाज से जुड़े लोगों से आती है। आदिवासी जीवन शहर के जीवन से अलग है, जिसकी अपनी चुनौतियां भी है। इस सब के बावजूद आदिवासी समाज अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा आतुर रहता है। राहुल गांधी ने श्रीनगर में तिरंगा फहराया। राहुल गांधी ने ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। योगी कैबिनेट की शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें 21 अहम प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। प्रदेश में मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को भी अनुमति मिली। प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने का प्रस्ताव पास हुआ। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना अनुमोदित हुई। यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 का प्रख्यापन और आबकारी नीति वर्ष 2023-24 प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। 2016 से पहले दिवंगत विधायकों के आश्रितों को 25,000 पेंशन मिलेगी। मत्स्य पालक कल्याण कोष के गठन को मंजूरी के साथ ही जौन संस्थान का पट्टा विलेश रद्द करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। शहरी महायोजना के लिए शासकीय समिति का पुनर्गठन का प्रस्ताव और एग्री जंक्शन योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। समिट के जरिए 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए प्रोत्साहन सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम को कैबिनेट की भी मंजूरी मिली। वहीं गौतम बुद्ध नगर में गाजियाबाद टुंडला रेल सेक्शन आपको बता दें कि कैसमपाल संख्या 146 पर 6 लेन रेल ऊपरीगामी सेतु निर्माण की संपूर्ण परियोजना और इसकी व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत 22,487 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान पास हुआ। साथ ही हापुड़ में स्पोर्ट्रम स्टेडियम के निर्माण हेतु पशुधन विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि को खेल विभाग के नाम निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर बुधनी में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार लाडली बेटियों के लिए प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, उसी प्रकार आज मैं अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बालिकाओं और प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब प्रदेश की बहनों को और सशक्त करने के लिए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बहनें सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा। इसके साथ ही जब समाज सशक्त होगा तो हमारा मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा। लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की एक अद्भुत पहल है, जो बहनों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगी।
सीएम ने कहा कि जल्द ही योजना के तहत आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे और महिलाओं को लाभान्वित करना प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश में बहनों के मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें बुरी नजर से देखने वालों के विरुद्ध प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरवासियों के साल में एक बार जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी लोग आवश्यक रूप से पेड़ लगाएं। धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई जगहों पर घने कोहरे और शीतलहर से लोगों को निजात नहीं मिल चुकी है, लेकिन केवल सुबह और शाम के समय हल्की सी ठंड थोड़ी ज्यादा महसूस की जा रही है। उत्तर भारत में अब जमा देने वाली ठंड खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आईएमडी ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 29 और 30 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में भी आज बारिश का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। 29-30 तारीख को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। आज और कल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि भी होगी और पश्चिम और पूर्वी राजस्थान में आज ओले पड़ने की भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में महानगर बीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है और बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में ये मुलाकात की गई। उन्होंने दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर देहरादून को लोक पुस्तकालय घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा है कि दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को और अधिक उपयोगी बनाए जाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे विद्यार्थी, शोधार्थी एवं बुद्धिजीवियों के लिए साहित्य प्रेमियों को सुविधा होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी की है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण लोकसभा इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक प्रीतम सिंह को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई। प्रीतम सिंह का इस पर बयान सुनकर साफ लग रहा है कि वो प्रभार उठाने को तैयार नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके अनुसार उन्हें प्रभार दिया है, वो इस प्रकार प्रभार को उठाना नहीं चाहते हैं। साथ ही ये कहा भी है कि किसी नए मौके को इसमें मिलना चाहिए। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूं। केदार घाटी के अधिकांश इलाकों में मौसम के करवट लेने से एक बार फिर केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट महसूस होने लगी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना होने से और निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। सीमांत गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। आने वाले कुछ घंटों में मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहने का। वही हिमालयी क्षेत्र सहित केदार, पवाली कांठा समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का आगाज भी हो सकता है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को उपलब्ध कराने के लिए उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम मलियासू तल्ला में ग्राम चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने डीएम को गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने, सड़क मार्ग से गांव के पैदल मार्ग को ठीक कराने, जंगली जानवरों से ग्रामीणों की फसलों को बचाने की मांग की गई है। साथ ही गांव में प्राचीन मंदिर डूब क्षेत्र में आने के कारण मंदिर को गांव में किसी अन्य उचित स्थान पर विस्थापित करने की भी मांग की गई। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आईजी रेंज
की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कानपुर देहात पुलिस की ओर से मुखबिर की सूचना पर जनपद में अलग अलग स्थानों पर चलाए जा रहे जुए के अड्डों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने जुआरियों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर 12 जुआरियों को गिरफ्तार भी किया है। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में शिक्षक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। टेम्पो और कार की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर ही कहा है, अमित शाह 22 फरवरी को नहीं 25 फरवरी को पटना के बापू सभागार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल किसानों और मजदूरों को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। बांदा में दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरदोई में डबल डेकर बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। हालांकि घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सांडी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। हरदोई में पुलिस ने चोरों के सक्रिय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से जेवरात, बर्तन और नकदी भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के हाजरा क्लिनिक में देर रात आग लग गई। आग में डॉक्टर, दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बगहा में बेहतर कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के पीपी और पुलिस पदाधिकारी सम्मानित किए गए। यह सम्मान एसपी किरण गौरख जाधव और एसडीएम डॉक्टर अनुपमा सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर किया। दिल्ली के चंदन विहार इलाके में घर के अंदर महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच अब शुरू कर दी है। सेबी ने गेहूं समेत 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबारी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते अनाज के दामों में काफी गिरावट आ गई है। इसके विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कृषि सामग्री आयात करने की गलत नीतियों की निंदा की है। वाशिम जिले के देवगांव में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस बैलगाड़ी दौड़ में जालना, औरंगाबाद, जलगांव, नेवासा समेत प्रदेश के कई जिलों के 38 बैलगाड़ी मालिकों ने हिस्सा लिया। बांका के लक्ष्मीपुर गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पौराणिक धारी देवी मंदिर की मूर्ति आज पूरे 9 साल बाद विधि विधान के साथ अस्थायी मंदिर से स्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दी गई है। वहीं मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 बजे के बाद खोले गए। इस दौरान श्रीनगर विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मां की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचे।
नवादा के मेस्कौर थाना क्षेत्र में सन की पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देहरादून में आज आभार धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सेवक सदन में किया गया। राजकीय सरकारी नौकरियों में महिलाओं और 30% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर सीएम का धन्यवाद करने के लिए आयोजन किया गया था। इस दौरान मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल समेत कई महिला कार्यकर्ता और छात्राएं मौजूद रहीं। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के बाद सियासी गरमाई हुई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है। रजनी भंडारी को नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने के बाद पद मुक्त किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है कि मामले में 2 जिलाधिकारी क्लीन चिट दे चुके हैं। वहीं अब हुई सरकार की कार्रवाई पर करण माहरा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इस कार्यक्रम को बदले की राजनीति करार दिया। वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई को जीरो टॉलरेंस की नीति करार दिया। पौड़ी में सड़क हादसे पर अंकुश लगाने के लिए डीएम ने परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को अहम निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने सड़क मार्गों पर अब तक हुए सुधार कार्यों की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग से मांगी है। जबकि सड़कों के ब्लैक स्पॉट पॉइंट्स के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी ली गई है। डीएम ने कहा कि लोक निर्माण द्वारा जिन सड़कों पर सुधार कार्य किए गए हैं उनका निरीक्षण परिवहन विभाग करे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई तेज की जाए। उत्तराखंड सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आगामी 30 जनवरी को देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया है कि हम समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। इस बार आगामी 30 तारीख को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 43 मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों को बुलाया गया है। यह कंपनियां शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। साथ ही ये बताया है कि इन कंपनियों की ओर से लगभग 1500 युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शनी मानस खंड की झांकी के कलाकारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। कलाकारों ने सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और झांकी के टीम लीडर के.एस. चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात की। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी विभाग विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद है। लगातार 2 दिन की वार्ता विफल रहने के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, जिसके मुताबिक 31 जनवरी के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। स्थानीय युवाओं की पहल पर अब औली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग कोर्स भी शुरू हो गया है। यहां पहुंचे पर्यटक बर्फ में स्कीइंग कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते औली में पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट होने की वजह से जोशीमठ में आ रही दरारों को माना जा रहा है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे के निर्देश पर लोगों को नशा मुक्त यातायात नियम, महिलाएं अपराध और साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। ये सभी जानकारी स्कूल, गांव और सामाजिक स्थानों पर जाकर दी जा रही है। गृह विभाग ने 8 जिलों के अफसरों के तबादलों का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा समेत कुल 8 जिलों के अफसरों की पद स्थापना में फेरबदल किया गया है। राजनांदगांव एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर की एसएसपी पारुल माथुर एसीबी के मैं आपको बता दें कि उप पुलिस महानिरीक्षक का दायित्व संभालेंगी। संतोष कुमार सिंह को बिलासपुर एसपी बनाया गया है।
झांसी के थाना प्रेमनगर के अंतर्गत बिजौली चौकी क्षेत्र में अचानक धमाका हुआ, जिससे कि इलाके में खलबली मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा तो पटाखा फैक्ट्री के परखच्चे उड़े हुए थे। हालांकि बिखरे पड़े सामानों से धुआं भी निकल रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कौशाम्बी जिले में खेत में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान गिरने से बुजुर्ग की मौत भी हो गई। हालांकि घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ में पुलिस अभिरक्षा से गैंगस्टर का आरोपी फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हरियाणा में 15वें वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा ने समाधान भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अदालतों के कार्यभार को कम करने में एडीआर तंत्र को अहम बताया। दंतेवाड़ा के कुम्हार दास में क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 7 जिलों के 25 स्कूलों के 90 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। जिसमें शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के मद्देनजर प्रशिक्षण दिए जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एएमयू में धार्मिक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एएमयू प्रशासन ने छात्र को निलंबित कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। CSPDCL ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होने वाले ट्रांसफार्मर फेलियर की गणना कर आपको बता दें कि सबसे कम ट्रांसफार्मर फेलियर वाले जिले को गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया, जिसमें दंतेवाड़ा जिला प्रथम स्थान पर रहा। नक्सल प्रभावित जिला होने के बावजूद बस्तर के आंचल में बसे दंतेवाड़ा जैसे जिले का प्रथम स्थान आना अपने आप में गौरव की बात है। दंतेवाड़ा के कार्यपालन अभियंता प्रवीण कुमार शुक्ला ने इसका श्रेय अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और तत्परता को दिया है और जिला प्रशासन को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। रायबरेली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों पति पत्नी में घरेलू विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट तक जा पहुंचा। मारपीट के बाद घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। तो संगम एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।